वेलकम टू माय संडे मॉर्निंग बैच क्लास। और आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल बीट योर बेस्ट में। जैसा कि नोटिफिकेशन से ही आप लोग जान गए होंगे कि आज हम लोग CPWA के चैप्टर 6 जो कि कैश है उसका सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं, और वो है कैश बुक। कैश बुक कैसे लिखा जाता है और इसमें कौन सी चीजें और कौन सी सावधानियां चाहिए, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं कैश बुक से। कैश बुक जो है आप जानते हैं कि एक बुक है जो कि CPWA फॉर्म 1 में होता है, ठीक है। और आपको गार 3 में भी कैश बुक मिलेगा। गार 3 दोनों का दोनों ही कैश बुक है, लेकिन जब आप गार 3 को देखेंगे CPWA 1 से कंपेयर करेंगे तो आपको वो दोनों बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म में दिखाई देगा। CPWA 1 का जो कैश बुक है वो 6 और 5 11 कॉलम्स में है, ठीक है। और गार 3 का जो कैश बुक है वो 22 कॉलम्स में है। अब आप कहेंगे कि ये क्या है और क्यों है। दरअसल आपको CPWA फॉर्म का जो कैश बुक है वो डिविजनल कैश बुक के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो डिवीजन में जो कैश बुक होगा वो आपको CPWA फॉर्म 1 में यूज किया जाएगा, लेकिन पेटी कैश बुक जो आप सब डिवीजन में यूज करते हैं उसमें गार 3 यूज किया जाता है, ठीक है। इसको कहा जाता है पेटी कैश बुक। तो अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है, हाँ या ना कहिए। यस सर। शायद अभी भी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आया होगा, इसलिए सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि कैश बुक का इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, आपको ये पता ही है कि CPWD दरअसल एक वर्किंग डिवीजन है। जब कोई काम होता है तो आपके पैसे खर्च भी होते हैं और पैसे रिसीव भी करते हैं। पैसे रिसीव करने के तरीके क्या क्या हैं? भाई, आपने किसी को पेमेंट किया, तो अगर आपने किसी को 100 रुपए का पेमेंट किया है तो वो बिल 100 रुपए का बना होगा, कोई जरूरी नहीं है। उसमें हर हाल में रिकवरी होती है, ठीक। तो रिकवरी के कुछ परसेंटेज है। 100 रुपए का मान लीजिए बिल है, 10 रुपए की रिकवरी है, तो 90 का आपने पेमेंट किया। तो वो जो रिकवरी होती है ना, वो आपको रिसीट साइड में लेनी पड़ती है, क्योंकि आपने उससे ले लिया है पैसा। ये और बात है कि आप उसको फिर से किसी को दे देंगे, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। दूसरी बात, जब आप किसी को टेम्पोररी एडवांस देते हैं या इंटरेस्ट देते हैं तो वो पेमेंट साइड में लिखा जाएगा, राइट। जब वहां से भी रिटर्न होगा, पैसे रिटर्न होंगे आपके पास में आएंगे, तो आपको रिसीट साइड में लिखना होगा। तीसरी बात, अगर आपने टेंडर पेपर बेचा है, आप डिवीजन है, आपको ये पता ही है, तो टेंडर पेपर अगर आप बेच रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर को, तो ये है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये है कॉन्ट्रैक्टर। इसने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर पेपर सेल किया। एक टेंडर पेपर का मान लीजिए वैल्यू है 1000 रुपए, कॉन्ट्रैक्टर ने इसको 1000 रुपए दिए, तो वो 1000 रुपए कहाँ वो रखेगा? कैश बुक में एज ए कैश, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग इस पर चर्चा कर सकते हैं कि कैश किसको कंसीडर करते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी 3 वीडियोस बना रखे हैं। एक बार थोड़ा सा रिवाइज हम लोग कर लेते हैं। तो कैश के तौर पे लीगल टेंडर एक वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। लीगल टेंडर, कॉइन एंड नोट, ये होगा, ठीक है। जबकि काउंटरफिट कॉइन एंड नोट नहीं होगा। देखिएगा, यहाँ पे कौन होगा और यहाँ पे कौन नहीं होगा। अभी क्या है भाई? काउंटरफिट कॉइन। तो आपको मैं बता दूं, 500 रुपए का जो पुराना वाला नोट है ना, वो सब काउंटरफिट कॉइन ऑब्लिक नोट में गिना जाएगा, समझ गए, जो कि आज नहीं चल रहे हैं। दरअसल RBI ने उसको जारी किए, भारत सरकार का उसमें अप्रूवल और गारंटी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो आज नहीं चल रहे, तो वो काउंटरफिट हो गए, समझ गए। 25 पैसे का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का आज काउंटरफिट है, वो आज नहीं चल रहा है। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि 1 रुपए का एक बड़ा सिक्का है, ठीक है, 1 रुपए का एक छोटा सिक्का है, दोनों 1 रुपए के सिक्के हैं। अब कुछ लोग छोटे वाले सिक्के को लेने से मना कर रहे हैं, पर वो मना नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो लीगल टेंडर कॉइन में गिना जाएगा। तो अब आप बात समझ रहे होंगे, कैश किसको कहेंगे, लीगल टेंडर कॉइन और काउंटरफिट में क्या अंतर है। दरअसल ये टर्म मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि आपके MCQ में ये टर्म दिया जा सकता है और तब आप अगर नहीं जानते होंगे कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला बात, लीगल टेंडर कॉइन के अलावा स्टाम्प में लेते हैं, ठीक है। रेवेन्यू स्टाम्प, उसमें भी 1 रुपीज का, ठीक है। ये आपका कैश बुक में कंसीडर होता है, लेकिन पोस्टल स्टाम्प नहीं होता है कैश में, ठीक है। तो जब आपके पास में पोस्टल स्टाम्प होगा, 10 रुपए का हो, 100 रुपए का हो, आप उसको कैश बुक में नहीं लिख सकते, समझ गए। उसके बाद में आप देख लीजिए तीसरा वाला, ठीक है, डिपॉजिट एट कॉल रिसीट।
या डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है, डीडी या डिपॉजिट एट कॉल, ये आपका दोनों कैश के तौर पे कंसीडर किया जाता है। लेकिन एफडी जो आपको मिलती है सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे कॉन्ट्रैक्टर से 2.5% की, ठीक है, क्या आप उसको कंसीडर करते हैं कैश के रूप में? नहीं करते हैं, ठीक है। और ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नहीं कि किसी भी हाल में वो कंसीडर नहीं हो सकता है, जब तक वो एफडी के फॉर्म में है, इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी के फॉर्म में, तब तक उसके लिए एक अलग रजिस्टर मेंटेन किया जाता है और आप उसको CPWA1 में नहीं एंट्री लेते हैं। लेकिन मान लीजिए कि किसी वजह से कॉन्ट्रैक्टर जो है वो ब्लैकलिस्ट हो गया, भाग गया, उसने काम पूरा नहीं किया, ठीक, या काम जो किया वो खराब तरीके से किया, अब आप क्या करते हैं? उसकी रिकवरी कैसे करते हैं? आपके पास में एफडी है 2.5%, ठीक है, इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी है, पर आप वो एफडी चूंकि आपके नाम से है, यानी कि आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, आप उसको बैंक को दे देते हैं और बैंक को देने के बाद में वहां से वो इनकैश होता है ना। जब वो इनकैश हो जाएगा फिर आप उसको रिसीट साइड में कैश बुक में ले लेंगे, मतलब कि इनकैश एफडी फिर यहां आ जाएगा। लेकिन अगर इनकैश नहीं है, समझे कि नहीं, तो फिर वो एफडी आपके कैश बुक में एज अ कैश एंट्री नहीं होता है। ये सब डिफरेंस, माइनर माइनर डिफरेंस आप लोग समझ रहे हैं, हाँ ना, बताइए। है ना, समझ रहे हैं ना? चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है। इसके अलावा और क्या है ऐसा जो आपको कैश के तौर पे सर आपकी कंसीडर करना स्क्रीन है नहीं और दिख नहीं रही। करना है? हाँ बोलिए। हाँ क्या बोल रही मैम? स्क्रीन नहीं दिख रही थी, अभी हेलो, दिख रही। क्या क्या क्या? सर स्क्रीन नहीं दिख रही थी, अभी दिख रही है। हाँ ठीक है, ओके फाइन, ठीक है। तो अब आप लोग देख लीजिए, इतनी सारी चीजें आप लोग कैश के तौर पे ले सकते हैं, है ना। अच्छा, अगर कुछ और भी मुझे ध्यान में आ जाएगा तो मैं आपको बाद में भी बता दूंगा, है ना। आगे हम लोग देख लेते हैं। इसके अलावा बॉन्ड्स, जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं वो सब आप लोग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटीज, बॉन्ड, अच्छा एक और चेक, प्राइवेट चेक भी आप कैश के तौर पे लेते हैं, ठीक है। प्राइवेट चेक ये लिया जाता है, लेकिन वेन इनकैश्ड, ठीक है। जबकि जो गवर्नमेंट चेक है, ठीक है, वो वाला जो गवर्नमेंट चेक है, कहां मैंने लिख दिया? अच्छा गवर्नमेंट चेक मैंने नहीं लिखा है, ऑब्लिक ना, यहाँ पे ऑब्लिक चेक, ठीक है ना। हाँ, तो जो गवर्नमेंट चेक है वो इनकैश करने की जरूरत नहीं है, समझ गए। गवर्नमेंट चेक आप ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन प्राइवेट चेक आप तब तक कैश बुक में एज अ कैश नहीं ले सकते हैं जब तक कि वो इनकैश ना हो जाए। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ, आप एक प्राइवेट पार्टी है, आपने मुझे 1 लाख रुपए का चेक दिया, हो सकता है कि वो आपके बैंक अकाउंट में उस समय 1 लाख रुपए ना पड़े हो, जब मैं उसको लगाऊं बैंक में, ठीक है। तो जब मैं उसको बैंक में लगाता हूं, ऐसे समय में अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं और बैंक इंश्योर करती है और वो 1 लाख मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, तो मैं जैसे कैश लूंगा। लेकिन चूंकि मैं श्योर नहीं हूं कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं या नहीं, चेक इनकैश होगा या बाउंस होगा, तो मैं उसको अनसियोरिटी के तौर पे अपने कैश बुक में एंटर नहीं कर सकता हूँ। तो ये आपको मामला समझ में आ गया होगा पूरे का पूरा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो आप, हाँ बोलिए बोलिए। सर ये यदि प्राइवेट चेक हमारे पास में आई है, उसको कैश बुक में नहीं एंट्री कर रहे हैं, तो तब तक उसको कहाँ पर एंट्री करके रखेंगे सर? हाँ, उसके लिए भी अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। देखिए, अगर प्राइवेट चेक आपके पास में बहुत सारा आ रहा है, ठीक है, और वो आता ही है, तो उसके लिए एक अलग फॉर्म बनाया गया है, वो फॉर्म है CPWA1A, ठीक है। और CPWA1A का जो केवल डेली टोटल है, और वो भी डेली टोटल कब, जो कि इनकैश हो जाए, ठीक है। तो इनकैश चेक का डेली टोटल, ठीक है, केवल CPWA1 यानी कैश बुक में लिया जाता है। क्लियर है ना? सर एक बार बताइए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, बिल्कुल पूछिए पूछिए। सर एक बार फिर से बताइए। फिर से बता दूं? ठीक है, सुनिए। जब आपके पास में, चलिए देखिए, जब आपके पास में
प्राइवेट चेक आते हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक अलग फॉर्म बनाया गया है, फॉर्म का नाम है 1A, ठीक है। इसको जब आप 1A में देखना चाहेंगे तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। चलिए काम करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 1A में इसको कैसे देखते हैं, तब आप लोग क्लियर समझ पाएंगे। देखिएगा ध्यान से। मेरा स्क्रीन दिख रहा है जो मैं शेयर कर रहा हूं? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। नहीं, अभी तक तो नहीं। ठीक है, अभी दिख रहा है, बताइए। हाँ हाँ, हाँ, सर। दिख गया, दिख गया। दिखा ना? देखिए हम लोग यहाँ से नीचे उतरते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कैश बुक नंबर है वो अलग है, ठीक है। यहाँ पे कैश बुक के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए जो हमको फॉलो करने हैं, और उसके नीचे हम लोग देखेंगे कैश बुक CPWA फॉर्म 1। ये देखिए है CPWA फॉर्म 1, दैट इज कैश बुक। और कैश बुक जो होता है 1 महीने का एक ही होता है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं, उसके नीचे में एक और फॉर्म दिया गया है, वो है 1A। देखिए यहाँ पे आप लोग 1A को देख पा रहे हैं? बोलिए। यस सर। देख पा रहे हैं ना? Individual received in payment of government dues should initially be entered in the register in accordance with the instruction in para 6.3.2। देख रहे हैं आप? इस वाले में 1A में इसको एंट्री करनी है, ठीक है। ओनली द डेली टोटल, देखिए ओनली द डेली टोटल ऑफ द रिसीट एंड रेमिटांस शुड बी एंटर्ड इन कैश बुक। तो रिसीट एंड रेमिटांस क्यों लिखा गया है? रेमिटांस इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो इनकैश हो जाएगा केवल उसी को आपको लेना है, जो अनकैश होगा आपको नहीं, ठीक है। चलिए, मेरे एक व्यूअर कह रहे हैं कि इसको वीडियो को अपलोड कर दीजिए। डेफिनेटली आई विल अपलोड इट, इसके लिए आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। लेकिन आप सबसे पहले इसको रेगुलरली देखिए आप। सर कैश एंड रेमिटांस बोला, कैश ठीक है हो ना? गया और रेमिटांस पे बैंक में गया है वो वाला पैसा सर। कैश एंड क्या कह रहे हैं? रेमिटांस जो बोला, कैश एंड रेमिटांस जो बोला गया, तो रेमिटांस, कैश कैश एंड रेमिटांस। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। रेमिटांस टू बैंक जो किए वही वाला सर। हाँ बिल्कुल, जब तक वो इनकैश नहीं होगा तब तक मजा नहीं है ना, समझे? यस सर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। स्क्रीन में नहीं दिख रहा आप लोगों को क्या? हाँ दिख रहा है सर, दिख रहा है। सर दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है ना? ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कैशबुक की बात हम लोग ने देख ली है, प्राइवेट चेक के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग आते हैं इसमें कैशबुक में कुछ जो सावधानियां बरती जाती हैं उसके बारे में, ठीक है। तो आप लोग जब कैशबुक देखेंगे तो कैशबुक में एंट्रीज होती है, मैंने पहले बता दी 11 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो 11 कॉलम्स कौन से होते हैं मैं एक बार बना देता हूं, देख लीजिए आप लोग ध्यान से। यहाँ पे रिसीट साइड होगा। अच्छा एक और बात, कैशबुक जो होता है ना वो रियल अकाउंट होता है, ठीक है। और रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है, आप लोग कोई मुझे बता सकते हैं? रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है? सर व्हाट कम्स फ्रॉम डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोट आउट। यस सर। डेबिट व्हाट कम्स इन है ना, क्रेडिट व्हाट गोट आउट, ठीक है। तो डेबिट जो होगा रिसीट होगा ना, और क्रेडिट होगा वो पेमेंट होगा कि नहीं होगा? यस सर। है ना। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे ये 5 कॉलम्स मैं कैसे बना दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से, है ना। ये है कॉलम नंबर 1, इसका नाम डेट। ये कॉलम नंबर 2, इसका नाम है वाउचर नंबर, ठीक है। ये कॉलम नंबर 3, फ्रॉम होम, ठीक है, मतलब किससे आपने रिसीव किया है।
ठीक है, ये कॉलम नंबर 4 अमाउंट, अमाउंट इन कैश, ठीक है, और ये कॉलम नंबर 4 है क्लासिफिकेशन। इसमें आपको हेड लिखना है, लिख लिया आप लोगों ने, है ना। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहां पे फिर उसी तरीके से डेट, फिर वाउचर नंबर, ठीक है। यहां पे फ्रॉम होम था ना, तो यहाँ टू होम होगा, ठीक है, और टू होम में फिर यहाँ पे अमाउंट, और अमाउंट जो है ना अब वो बढ़ जाएगा 2 हिस्से में, एक हिस्सा होगा कैश और एक हिस्सा होगा चेक, ठीक है। और चेक फिर 2 हिस्से में बट जाएगा, देख लीजिएगा, एक हो जाएगा चेक नंबर और एक हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। और फिर यहाँ पे अगला जो पॉइंट होगा वो होगा क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो आप देख लीजिए कुल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। चेक में चूंकि 2 कॉलम है इसीलिए यहाँ पे 11 और 12 2 हो गए। क्लियर हुआ? यस सर। बताइए, क्लियर हुआ ना? आगे हम देखें। चलिए अब हम एक चीज दिखाते हैं आपको। ये तो होगा कैश बुक, इसमें कैसे एंट्री करनी है इसको रिलेट करने के लिए थोड़ा हम एक बिल बनाएंगे, है ना, और बिल बना करके देखेंगे कि कौन सी एंट्री इसमें कैसे ली जाती है, राइट। तो पहले हम बिल बनाते हैं, आरए बिल, है ना। आरए बिल बनाने के लिए आप देखिए पूरे का पूरा हुबहू फॉर्मेट में नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा केवल बनाएंगे। तो आरए बिल क्या हुआ कि ध्यान से देखिएगा, आपके पास में किसी कॉन्ट्रैक्टर का 1 लाख रुपए का बिल आया है ना, तो 1 लाख का बिल है, ठीक है। 1 लाख के बिल में आपने कुछ रिकवरीज की है ना। अब रिकवरीज के बारे में आपको बता देता हूं कि आपका जो 1 लाख का बिल है तो आपका ये ग्रॉस बिल कहलाएगा या ग्रॉस पेमेंट कहलाएगा, है ना, ग्रॉस पेमेंट। लेकिन आपको जो चेक से लिखना होगा, चेक से वो नेट पेमेंट लिखा जाता है। तो आपको रिकवरीज पहले लिखनी है, ठीक है। रिकवरीज में क्या क्या आप लिखेंगे भाई? तो रिकवरीज में आप लिखेंगे, आप 2.2% जो है आईटी काटते हैं। आईटी का हेड कौन सा है? 865800112112, ये पता है ना। और 1 लाख का 2% कितना हो जाएगा? 2000 रुपए, ठीक है। उसके बाद में 2.5% आप क्या काट रहे हैं? सिक्योरिटी डिपॉजिट काटते हैं। क्या बोल रहे हैं आप? वीडियो नहीं आ रहा सर, ओनली साउंड आ रहा है। थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी साउंड क्लियर नहीं है। वीडियो नहीं आ रहा सर, ओनली साउंड आ रहा है। नहीं सब सही है, सब तो सही आ रहा है। आप देखिए कब कुछ मुश्किल होगा। आपका नेट स्लो होगा, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। यस मैं अपने आप को मेरे लैपटॉप में भी देख रहा हूँ, तो मुझे तो मैं दिखाई पड़ रहा हूँ, ओके सर। ठीक है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो 2% आईटी है। आईटी का जो हेड है 8658,112 है, इसको टीडीएस बोलते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो हेड होगा वो 8443 होगा। 8443 में आपका पार्ट 3 होगा ना, पार्ट 2, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट रिकवर्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर, अब ये होगा 2500 रुपए, है ना। उसके बाद 2% हम काट देंगे जीएसटी, ठीक है, ये फिर हो जाएगा 2000 रुपए। लेबर सेस हम काटेंगे 1% लेबर सेस, ये हो जाएगा 1000 रुपए, ठीक है। इतना सब काट लेने के बाद में हमारे पास में कितने पैसे हो गए? 2 2 4 2 6000 और 1 7500, ठीक है। और हम क्या करेंगे कि अमाउंट विथहेल्ड भी करेंगे। कुछ वजह है कि अमाउंट हमने विथहेल्ड किया है, ठीक है। विथहेल्ड अमाउंट हमारा है 2500 रुपए, है ना। अब हमारा टोटल कितना हो गया? 10,000 रुपए। तो अब चेक अमाउंट कितना होगा? चेक अमाउंट होगा हमारा 90,000 रुपए, ठीक है। और टोटल कितना हुआ? 1 लाख। देखिएगा अब हमें क्या करना है भाई, इसको इसमें एंट्री करनी है। ये जो बिल हमने बनाया उसकी हमें एंट्री करनी है, राइट। तो आपका जो चेक फिगर होगा ना वो 90,000 रुपए आप यहाँ लिखेंगे। तो मान लीजिए चेक फिगर है आपका 01 और यहाँ पे अमाउंट कितना है? 90,000, तो 90 के मैंने लिख दिया, 90,000, 90 के, ठीक है। बाकी आपका जो 10,000 है उसको आपको यहाँ रिकवरी में लेना होगा। तो आप कहाँ से लेंगे भाई? तो डेट आज की हम डाल देते हैं, आज 4 तारीख है ना। 4 तारीख को एक बिल बना है 4/9 को, वाउचर नंबर 01, राइट, फ्रॉम होम रिसीव्ड
तो कॉन्ट्रैक्टर एबीसी से हमने रिसीव किया है, ठीक है, अमाउंट इन कैश। अब ऐसे नहीं, कॉन्ट्रैक्टर एबीसी से हमने क्या रिसीव किया है, तो ये जो रिकवरी का टोटल डिटेल लिख रहा है ना यहाँ पे, ये आपको यहाँ लिखना होगा इस साइड में, ठीक है। तो अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे इस साइड में, तो आप लिखेंगे सबसे पहले 2% IT, ठीक है, और केवल अमाउंट लिखेंगे 2000, है ना, 2% GST। अब फिर देखिए यहाँ क्लासिफिकेशन लिखना है ना, तो IT के लिए 8658 मेजर हेड, 112 माइनर हेड, GST के लिए भी वही 8658 मेजर हेड और माइनर हेड 139, समझे, यहाँ 2000। उसके बाद में 1% LC ना सिक्योरिटी डिपॉजिट, 2.5% SD, ठीक है, 2500 रुपए। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन में क्या होगा भाई, 8443 पार्ट 2, ठीक है। उसके बाद में आप क्या लिख रहे हैं, लेबर सेस का 230 होता है, ठीक है ना, तो 1% हो गया लेबर सेस, तो लेबर सेस 1000 रुपए हो गए, इसका हो गया 0,230। लेबर सेस क्या होता है? लेबर सेस एक सेस होता है जिसको लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो डिपार्टमेंट है, श्रम मंत्रालय, वो रिकवर करता है और मतलब श्रम कानून के तहत इसको लगाया जाता है, ठीक है। अब इसका वो मंत्रालय क्या करती है, अब हाँ बोलिए। जितना पेमेंट करते हैं सर उसमें जैसे टैक्स के रूप में टाइप का, मतलब उतना परसेंट फिर गवर्नमेंट को देते हैं। हाँ, बिल्कुल, वो बिल अमाउंट पे, चेक अमाउंट पे नहीं, ठीक है। तो ये 230। अब ये देखिए मैं ये क्या लिख रहा हूँ, यहाँ क्लासिफिकेशन है, आपको यहाँ पे मेजर हेड लिखना ही पड़ेगा, समझ गए, इसीलिए मैंने आपको बताया बिल में भी मेजर हेड लिखना पड़ता है, समझ गए, पर बिल में तो कम लिखना पड़ता है, कैशबुक में डिटेल क्लासिफिकेशन लिखना पड़ता है, समझ गए। और चेक फिगर जो होता है लास्ट में, और कुछ बच गया, अमाउंट विथहेल्ड, है ना, अमाउंट विथहेल्ड जो होता है ना वो उसी हेड में होता है, ठीक है, नहीं अमाउंट विथहेल्ड भी 8443 में ही जाएगा, ठीक है, ये 8443 पार्ट 5 में जाता है, ठीक है। और लास्ट में क्या बच गया, चेक फिगर, तो चेक फिगर जो बच गया उसका हेड है 8782 रेमिटांस हेड, ठीक है, 90,000, ठीक है, और इसका क्या है, यहाँ रेमिटांस हेड हो गया, तो हो गया 8782, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे चेक फिगर आपने लिखा 8782 में, है ना, और यहाँ पे आपको इसके रिवर्स में यहाँ जो कैश वाला कॉलम है, यहाँ भी आपको 1 लाख पूरा करके दिखाना पड़ेगा, समझ गए। 1 लाख कैसे पूरा करेंगे, फिर डेट देख लीजिए, डेट है 4/9 आज की तारीख, यहाँ भी वाउचर नंबर 1, तो यहाँ भी वाउचर नंबर 1 ही होगा, ठीक है। और टू होम पेड में जो होगा ना, यहाँ पे केवल लिखेंगे रिकवरी, समझे, रिकवरी 10,000, समझे, और 8782 चेक, ठीक है, तो यहाँ पे फिर हो गया 90,000, ठीक है, और टोटल यहाँ पे हो गया 1 लाख बिल अमाउंट, और यहाँ भी टोटल हो गया 1 लाख। तब आप कहिए ये रिकवरी वाला आपने लिखा था इसमें रिसीट साइड में, पेमेंट साइड में लिखने की क्या जरूरत थी। दरअसल पेमेंट साइड में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये जो पैसा है ना, इनकम टैक्स वाला पैसा, ये आप अपने पास रख नहीं सकते हैं, ये आखिरकार आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे करना होगा, करना होगा नहीं करना होगा। हाँ सर, हाँ सर, है ना। उसी तरीके से ये जीएसटी का पैसा भी अपने जेब में नहीं रख सकते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा भी आपको अल्टीमेटली रेमिटांस करना होगा, समझे। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपने काटा है, राइट, आपको लेबर सेस का पैसा लेबर सेस मंत्रालय को देना होगा, चेक का पैसा जो आप कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं, कुल मिलाकर के आप कुछ भी अपने पास नहीं रख सकते, है ना। आपने जब लिया तब उसको एंट्री लेंगे, और जब आपने उसको रिलीज कर दिया तब आप उसको रिलीज करेंगे, ठीक है। चलिए एक और चीज आपको मैंने एक बार बताई थी कि आप अगर टेंडर फीस लेते हैं, ठीक, या एक ईएमडी का नाम सुना, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट का नाम आप लोगों ने सुना है। यस सर। हाँ सर, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो होता है ना, वो दरअसल उन लोगों से ली जाती है जो लोग टेंडर भरते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि 4 कॉन्ट्रैक्टर हैं, कॉन्ट्रैक्टर ए बी सी डी, राइट, कॉन्ट्रैक्टर ए, कॉन्ट्रैक्टर बी, कॉन्ट्रैक्टर सी और कॉन्ट्रैक्टर डी, ये 4 कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। चारों ने टेंडर भरा, राइट। अब मान लीजिए कि 100 रुपए का टेंडर था, 100 रुपए एस्टिमेटेड वैल्यू था, एस्टिमेटेड वैल्यू ईवी बराबर 100, है ना। अब कॉन्ट्रैक्टर ए ने मान लीजिए भरा 102 रुपए, इसने भरा 103, इसने भरा 101, इसने भरा 99, है ना। तो L1 कौन हुआ, लोवेस्ट 1, ये लोवेस्ट 2, ये लोवेस्ट 3 और ये लोवेस्ट 4, ठीक है। इसी तरीके से होगा ना, हाँ, बोलिए।
ये टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने के लिए इन लोगों से एस्टिमेटेड वैल्यू का 1% पहले ले लिया जाता है, समझे? तो अपन ने क्या किया भाई, अपन ने लिया इसको टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने के लिए 100 रुपए का 1 रुपया हमने पहले ले लिया, तो 1 रुपया इससे लिया, 1 रुपया इससे लिया, 1 रुपया इससे लिया, 1 रुपया इससे लिया, ठीक है। लेकिन जो L1 है उसका हम 1 रुपया रख लेंगे और बाकी का 1 रुपया रिटर्न कर देंगे, क्योंकि उनका टेंडर लगा ही नहीं, समझ गए? जब उनका टेंडर नहीं लगा तो हमने इसको रिटर्न कर दिया 1 रुपया, 1 रुपया रिटर्न कर दिया, 1 रुपया रिटर्न कर दिया, क्योंकि इसको हमने सेम डे रिटर्न किया है, समझे कि नहीं? सेम डे रिटर्न किया है, ठीक है, इसीलिए इसको हम कैश बुक में नहीं लेते हैं। बात समझ में आई? बोलिए। यस सर। है ना? और लेकिन इसमें आपने कुछ 1 भी- रुपया लिया, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। इसमें तो कुछ वो भी होंगे जो पहले भी दे चुके हैं, सेम डे वाले नहीं होंगे। हाँ सर, बिल्कुल एक बार सही। repeat अगर कुछ ऐसे कीजिए हैं जो पहले, हाँ बोलिए 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 मैम। रिपीट कीजिए ना सर, सुन नहीं पाए नेटवर्क की वजह से, एक रिपीट कीजिए सर। ठीक है ठीक है, देखिए आप क्या करते हैं कि ईएमडी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो होता है, समझे? ईएमडी जो होता है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, ठीक है, वो 1% होता है एस्टिमेटेड वैल्यू का, ठीक है, और वो लिया जाता है टेंडर ओपनिंग से पहले। ये कब लिया जाता है? ईएमडी बिफोर टेंडर ओपनिंग, ठीक है। अब क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर 4 है, 100 रुपए का एस्टिमेटेड वैल्यू है, उसमें इतना लोगों ने भरा, तो 99 रुपए जिसने भरा वो लोवेस्ट वन हो गया, लोवेस्ट वन जो हो गया उसका हम एस्टिमेटेड वैल्यू 1% रख लेते हैं। क्यों रखते हैं मैं बता दूंगा। और जिनका हमने लिया था बाकी 3 का, क्योंकि उनका टेंडर लगा ही नहीं, हम उनको रिटर्न कर देते हैं। सेम डे अगर किसी को रिटर्न किया जाता है तो उसको कैश बुक में नहीं लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये टेंडर ओपनिंग से ठीक पहले, अगर ये टेंडर ओपनिंग से ठीक पहले 1% देंगे नहीं तो इनको हम टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने नहीं देंगे, समझ गए? इनका हम टेंडर ओपन ही नहीं करेंगे, क्लियर है? टेंडर ओपनिंग कराने की शर्त यह है कि आपने 1% ईएमडी दिया है। अब ये ईएमडी लेते क्यों है वो भी सुन लीजिए। अगर मान लीजिए कि किसी ने टेंडर गलत भरा हो, किसी ने गड़बड़ी करने की कोशिश की हो, किसी ने मैनिपुलेट करने की कोशिश की हो, तो उसका ये 1% ईएमडी जो है वो फोरफिट हो जाता है, यानी जब्त हो जाता है। और फिर उस 1% ईएमडी को हम लोग कैश बुक में रिसीट साइड में दिखाते हैं और फिर पेमेंट साइड में भी, क्योंकि उसको रेमिट करना पड़ता है। क्लियर हुआ है ना? बताइए। फाइनली वो किस साइड में रख देते हैं उस पैसे को? किसको? अगर फोरफिट करेंगे ना तो कंसर्न सर्विस हेड में रखेंगे, फंक्शनल हेड में। तो आपका फंक्शनल, मान लीजिए आप रोड वाले हैं, आपका फंक्शनल हेड है 1054, इसी हेड पर तो वही होगा ना, 1054, 3054 पेमेंट हेड होगा, तो 1054 में आप उसको रख दीजिएगा आराम से, ठीक है। सर बोलिए बोलिए मैम। एडजस्ट करते हैं फिर लास्ट में, जैसे हमने उसको अभी 1 रुपया वापस नहीं किया है क्योंकि उसको हमने टेंडर दिया है, तो फिर वो लास्ट में वो अमाउंट कैसे एडजस्ट करते हैं सर? देखिए आप ऐसे समझिए कि हमने उसका 1 रुपया लिया टेंडर ओपनिंग से पहले, ठीक है, और टेंडर ओपन हो गया और उसका 1 रुपया हमने रख लिया, किसका? जो लोवेस्ट वन था, ठीक है। तो टेंडर ओपनिंग जब हो जाता है उसके बाद में शर्त क्या है कि आपको 2.5% एसडी जमा करना पड़ता है, ठीक है। और वो जो एसडी है वो इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी है, इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि एक एफडी बनवाना पड़ता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के नाम पे। तो वो मान लीजिए कि 100 रुपए का था तो 2.5 रुपए की एफडी बन जाएगी, ठीक है, 2.5 रुपए की एफडी, राइट। पर आपके पास 1 रुपया ऑलरेडी है तो आप उससे कह सकते हैं कि 1 रुपया लेके जाओ और 2.5 रुपए की नई एफडी लेके आओ, या 1 रुपया रहने दो तो 1.5 रुपए की और एफडी लेके आओ, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्टर तय करता है। कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा सर 1 रुपया है उसको रख लीजिए, हमको तो पता ही था कि मेरा ही टेंडर लगने वाला है, आप 2.5 रुपए की एफडी और ले लीजिए, सॉरी 1.5 रुपए की एफडी और ले लीजिए, अपन कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। 2 एंट्री करनी पड़ेगी पर अपने को तो टोटल वैल्यू चाहिए ना 2.5%। और वो जो 2.5% है आपका इंटरेस्ट बियरिंग का एक रजिस्टर होता है, उसमें आप रखते हैं, समझ रहे हैं, उसको कैश बुक में एंट्री नहीं करते हैं। सर उस रजिस्टर का क्या फॉर्म है? 86 है सर। फॉर्म नंबर शायद 83 है या 86 है, मिलके मैं देख के बताता हूँ। इंटरेस्ट बियरिंग 86 है फॉर्म, शायद 86 होगा। 86। एक मिनट होल्ड ऑन,
हाँ भैया रुके दीजिए, हमको पर चेक कर लेने दीजिए, तब हमको भी याद आ जाएगा ना। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, 85 है अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी और 86 है रजिस्टर ऑफ इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी। फॉर्म 86 है। ये जो 2.5% आप इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी लेते हैं, इसका फॉर्म है CPWA 86। तो जो सर सिक्योरिटी डिपॉजिट जो लेते हैं ये एमडी मिला के लेते हैं ना सर, एमडी अलग से और सिक्योरिटी डिपॉजिट अलग नहीं होता है, फिर उसी का पार्ट नहीं बन नहीं, जाएगा बिल्कुल EMD? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप सिक्योरिटी डिपॉजिट 2.5% ले रहे हैं, आपको EMD वापस करना पड़ेगा। और ये रिटर्न कब करते हैं सर? कंप्लीट वर्क होने के बाद? कंप्लीट वर्क होने के बाद डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड होता है, ठीक है, DLP जिसको कहते हैं। आप मान लीजिए कोई काम है जो 2 साल का है, 2 साल में उसने मकान बना दिया, तो हम उसको 1 साल का और एक्सटेंशन लेते हैं, ठीक है। उस 1 साल को डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड के तौर पे कंसीडर करते हैं कि अगले 1 साल में पूरे मकान में कहीं भी कोई भी टूट फूट, कोई भी गड़बड़ कुछ भी होगा तो कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी होगी, वो अपनी जेब से बनावेगा। और अगर वो 1 साल तक वारंटी पीरियड आप समझ सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। हाँ, और वारंटी पीरियड में अगर कॉन्ट्रैक्टर अपनी जेब से नहीं बनाता है तो 2.5% जो हमने यहाँ रख रखा है उसी को इंकैश करवाते हैं और उसी से रिपेयर करवाते हैं। क्लियर हुआ? ओके सर। और जो अगर वो पूरा काम नहीं करके देता है सर, तो इसमें से फिर पैसा काट लेते हैं ब्लैकलिस्ट ना? करेंगे, ब्लैकलिस्ट करेंगे सारे को, ब्लैकलिस्ट। यस सर। कितने लोगों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। यहाँ हजारीबाग से एक सड़क बन रही थी कोडरमा होते हुए नवादा, ठीक है। उसके कॉन्ट्रैक्टर ने बहुत पैसा उठा लिया और वो भाग गया, आधा काम किया। 2 साल तक कुछ काम ही नहीं हुआ। हम लोग जब जाएं तब गड्ढे, जब जाएं तब गड्ढे, जब जाएं तब आधी सड़क बनी हुई है, ठीक है। हम भी फेड हो गए। तब बाद में इन्हें पता चला कि कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया क्योंकि उसने काम कंप्लीट नहीं किया। समझ गए? ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ चीजें हैं इसमें जिसको चैप्टर के अकॉर्डिंगली पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको MCQ पूछा जाएगा ना। अब हम आपको समझाने को तो पूरी किताब समझा दें, ठीक है, लेकिन आपको जो पूछा जाएगा आपको वो जानना बहुत जरूरी है। तो अपन चैप्टर से वो सब पॉइंट्स नोट करते हैं जो पॉइंट में MCQ आपसे पूछे जाएंगे, राइट। इसको मिटा दें, हाँ या ना बताइए। चलिए, मोटा मोटा एक आपको समझ में आ गया होगा कि कैशबुक हमें क्या कराता है। तो आपको मैं बता दूं कि आपके, अच्छा एक और चीज जो नहीं लेनी है, प्राइवेट कैश। उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन सी चीज लेनी है, कौन सी चीज नहीं लेनी है। तो मैंने आपको बताया था लीगल टेंडर, कॉइन और नोट लेना है, लेकिन प्राइवेट कैश नहीं लेना है। प्राइवेट कैश कई बार आ जाता है, वो उसको आपको शामिल नहीं करना है, ठीक है। अनडिस्बर्स लेना है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आपने पैसे निकाले कैश चेस्ट को रिप्लेनिश करने के लिए, और कैश चेस्ट में पैसे आपके आ गए 10,000 रुपए, ठीक। वो 10,000 रुपए आपको बांटने थे, चाहे तो मास्टर रोल पे आपको लेबर को पेमेंट करना था, या तो किसी को एडवांसेस देने थे, या किसी को अलाउंसेस देने थे, कुछ भी देना था, लेकिन वो आपका कुछ पैसा अनडिस्बर्स रह गया। 10,000 रुपए में 2,000 रुपए अनडिस्बर्स रह गया, ठीक। तो 2,000 रुपए जब आपने 10,000 रुपए निकाले थे तो आपने 10,000 रुपए पूरा लिखा था पेमेंट में, क्योंकि आपने निकाल दिए। तो जब वहां बांट रहे थे, बांटते समय 2,000 रुपए बच गए। वो 2,000 तो वापस जब आएगा ना तो उसको फिर से रिसीट में लेना पड़ेगा, अनडिस्बर्स कैश को। तो ये एक टर्म है जो आपको MCQ में पूछा जा सकता है फंसाने के लिए, तो आप लोग उसमें उलझन में पड़ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको उसका जिक्र किया। तो 2 चीजें कौन सी नहीं लेनी है। पहला जो नहीं लेना है वो है प्राइवेट कैश, ठीक है, प्राइवेट कैश नहीं लेना है, और अनडिस्बर्स लेना है। अनडिस्बर्स समझ में आ गया होगा, मैंने एग्जांपल दे दिया है, ये लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से छोटे छोटे जब मेन चीज होती है ना, वो आपको क्वेश्चंस में नहीं पूछे जाते हैं, और जैसे जैसे लेवल बढ़ता चला जाएगा कोई नहीं पूछेगा। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो एक्सेप्शनल के तौर पे है, बाद में लिखी गई हैं, ये आपको जरूर पूछी जाएंगे। हाँ बोलिए। बता दीजिए सर। अनडिस्बर्स क्या होता है? जैसे कि आपने 10,000 रुपए निकाले, ठीक है। अच्छा, आपको ये पता है ना कि आप चेक ऐसे नहीं निकाल सकते हैं जब तक कि कोई पर्टिकुलर लाभुक ना हो। लाभुक का मतलब है जब तक आपके ऊपर में कोई लायबिलिटी क्रिएट ना हो जाए आप चेक साइन नहीं कर सकते, ठीक है। लायबिलिटी क्रिएट होने का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्टर ने या तो कोई बिल रेज कर दिया है, या तो किसी वर्कचार्ज एस्टेब्लिशमेंट को पेमेंट करना है, या मास्टर रोल में कोई लायबिलिटी क्रिएट हो गई हो कि किसी लेबर को पेमेंट करना है, या ऑफिस कंटिजेंसी का कोई मामला हो। इन शॉर्ट, जब तक डिवीजन के ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट ना हो जाए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जिसको कि डिविजनल ऑफिसर या ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर भी कहते हैं, वो चेक साइन नहीं कर सकता है। तो अगर वो चेक साइन करता है
अपने लिए, तो अमूमन उसमें प्रैक्टिस में है कि आप सेल्फ लिख के भी चेक साइन कर सकते हैं, पर सेल्फ लिख के चेक साइन करना अलाउड नहीं है। आई एम टेलिंग यू अगेन, सेल्फ लिख के चेक साइन करना अलाउड नहीं है फॉर सेक ऑफ मस्टर रोल पेमेंट, ठीक है, मस्टर रोल पेमेंट, ठीक है, या कैश चेस्ट रिप्लेनिशमेंट, ठीक है, रिप्लेनिशमेंट, या इंप्रेस्ट के लिए, या टेम्पोररी एडवांस के लिए, किसी के लिए भी आप चेक साइन कर सकते हैं, यू कैन साइन चेक, ठीक है। पर चेक जो होगा ना, नेम ऑफ डेजिग्नेशन के नाम पे साइन होगा। उदाहरण के तौर पे अगर आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं तो आप ऐसे लिखेंगे अपने ही चेक में, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रांची, ठीक है, और रांची लिख करके यहाँ ओनली लिखना होगा, समझे कि नहीं। माने ओनली का मतलब है कि आप ऐसे तो अमाउंट के बाद भी ओनली लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको नेम के बाद ओनली लिखना होगा, समझ रहे हैं। हाँ या ना बताइए। ये पहली बार सुना है सर। क्या कह रहे हैं? पहली बार सुना हूँ सर। नहीं सुनाई पड़ी आपकी आवाज, फिर से बोलिए। मैं ये कह रहा सर, ये पहली बार सुना है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के बाद ओनली वर्ड लिखना। मैं आपको दिखाऊं? इसका क्या कारण है? ऐसे हम तो अमाउंट के बाद लिखते हैं, इस नाम के बाद ओनली लिखने का कारण? मैं दिखाता हूँ, 6.6 में है, 2 में है, ए में 6.6.2 के ए में है, लास्ट पैरा। हाँ लिखिए, हाँ देखिए, इन केस ऑफ बिल ऑफ स्टाफ डिजायरिंग पेमेंट इन कैश, ठीक है, तो बिल ऑफ स्टाफ का भी होगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। बिल ऑफ स्टाफ डिजायरिंग पेमेंट बाय कैश, द चेक शुड बी ड्रॉन बाय डिविजनल ऑफिसर और डिपार्टमेंटल अकाउंट्स ऑफिसर, ठीक है। तो डिविजनल ऑफिसर जो होगा ना, तो ये केवल आरएनसी नहीं लिखाएगा, बिल्डिंग डिवीजन आरएनसी, बिल्डिंग डिवीजन रांची, ठीक है, ऐसे लिखाएगा। डिक्लेयर्ड एज चेक ड्राइंग डिस्बर्सन ऑफिसर बाय देयर डेजिग्नेशन, है ना, एंड एडिंग द वर्ड ओनली आफ्टर देयर डेजिग्नेशन, समझ गए। और डेजिग्नेशन के ठीक आफ्टर में उनको ओनली वर्ड यूज करना पड़ेगा ताकि इसमें कुछ और ना जोड़ा जा सके। नहीं, बिल्कुल लिखना है, बिल्कुल सर। प्राइवेट कैश नहीं समझ में आया सर, क्या वो कि कैश नहीं लेंगे ना, कैश किसी प्राइवेट कैश का मतलब है आपकी जेब का पैसा, आपकी सैलरी का पैसा, आपके अलाउंसेस का पैसा, एस्टेब्लिशमेंट का पैसा, वर्क का पैसा, वर्क का पैसा वर्क वाला, एस्टेब्लिशमेंट का पैसा प्राइवेट कैश। यस सर। एस्टेब्लिशमेंट के पैसे को कैशबुक में नहीं लेते हैं, आपको पता है कि नहीं? वो कौन से पैसे को लेते हैं? जो कैश चेस्ट को रिप्लेनिश करने के लिए लिया जाता है। क्लियर हुआ? यस सर। चलिए मिटा दें इसको, चलिए। अच्छा, और बाकी क्या क्या है मैं इंपॉर्टेंट नोट करवाता जाता हूं, ये एमसीक्यू में पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दूसरी बात हो गई कि आप पहला तो कैशबुक लिखेंगे, है ना। अगर आपने किसी को इंटरेस्ट दिया है और टेम्पोररी एडवांस दिया है, ठीक है ना, तो इंटरेस्ट अगर आप देते हैं या टेम्पोररी एडवांस देते हैं, ठीक है ना, तो आपके लिए एक फॉर्म बनाया गया है, वो है फॉर्म CPWA फॉर्म 2, ठीक है। और CPWA फॉर्म 2 में आप जब इंटरेस्ट देते हैं किसी को, तो ऑन द नेम ऑफ पर्सन देते हैं, न कि नेम ऑफ डेजिग्नेशन, ठीक है। इसको कैसे दिया जाता है? नेम ऑफ द पर्सन, समझ गए? इसका मतलब क्या मैं आपको बताता हूं। अभी हाल में हमारा एनुअल रिव्यू छपा, एनुअल रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ PW डिवीजन। इसको मैं बार बार बोलता हूं, मेरे वीडियो में ये पब्लिश हो जाएगा तो सब लोग देखेंगे, है ना। उस एनुअल रिव्यू को ध्यान से पढ़ा जाए, उसमें टेम्पोररी एडवांस को लेकर के एक पेज पूरा सब क्या उसको बोलते हैं डेडिकेटेड है, और उस टेम्पोररी एडवांस वाले कॉलम में ऑफिसर्स के नेम लिखे हुए हैं, नेम ऑफ द ऑफिसर, इनके नाम से कितना टेम्पोररी एडवांस पेंडिंग है। और आप जान के आश्चर्य करेंगे कि 30-30 साल से आउटस्टैंडिंग है, जबकि जब आप नियमानुसार देखेंगे तो केवल 6 महीने के अंदर टेम्पोररी एडवांस को रिकवर किया जाना चाहिए। अगर वो रिकवर नहीं हो तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, डिपार्टमेंटली और डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाने चाहिए। अगर उसके बावजूद भी टेम्पोररी एडवांस क्लियर ना हो सके तो उसको राइट ऑफ की प्रोसीडिंग्स में लगानी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ स्टेट में नहीं होता है, मैक्सिमम में नहीं होता है। मैं अपने बारे में जानता हूं क्योंकि मैंने उसको देखा है, पढ़ा है। आप भी उसको देख सकते हैं, CAG की वेबसाइट पे अवेलेबल है, ठीक है। तो नेम ऑफ द पर्सन में होगा टेम्पोररी एडवांस आपके साथ में। दूसरा एक लिमिट है इसमें इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट क्या है और टेम्पोररी एडवांस क्या है, तब आप समझेंगे
कि किसमें लिमिट है और किसमें लिमिट नहीं है। ठीक है, इंप्रेस्ड जो है वो 5000 के लिमिट में है। ठीक है, और टेम्पररी एडवांस जो है अनलिमिटेड है। क्यों अनलिमिटेड है? इसलिए क्योंकि ये पास्ट वाउचर के अगेंस्ट में है, समझे? अब आप देखिए इसका मतलब क्या है। देखिए इंप्रेस्ड को आप समझ सकते हैं जेब खर्ची। ठीक है, जेब खर्ची जैसा है, लेकिन जेब खर्ची नहीं है। फिजिक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए कि आपने अपने बच्चे को 100 रुपए दिए, राइट, और आपने ये बिल्कुल नहीं पूछा कि आप उस 100 रुपए को कहाँ खर्च करेंगे। हाँ, ये और बात है कि जब वो खर्च कर लेगा फिर बाद में आके बताएगा, पर आपने पहले नहीं बताया है, राइट। उसको दिए कि जा 100 रुपए बेटा तुम अपने जेब खर्ची के लिए रखना। वो कह रहा है कि हम घूमने के लिए जा रहे हैं, हमारे दोस्त लोग पिकनिक में जा रहे हैं, तो कितने पैसे लगेंगे? इससे 100 रुपए लगेंगे। ठीक, 100 रुपए वो लेके गया, खर्च करके वापस आया, तो आपने पूछा, और वह पूछना है बिकॉज यू आर फादर एंड यू हैव गिवन मनी, कहाँ कहाँ खर्च किए? तो उसने वो बताएगा कि पापा 40 रुपए जो कंट्रीब्यूशन में चले गए, तो उसमें खाना था, घूमना था, किराया वगैरह था। हालांकि ये रुपया बहुत कम है, आज ये प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन मैं अपने टाइम की बात बता रहा हूँ। हम लोग 100 रुपए में घूम के आते थे। खैर, तो 40 रुपए कंट्रीब्यूशन में चले गए, और वो 20 रुपए की हमने वो आइसक्रीम खरीदी, 10 रुपए का झूला झूला, वो सब अलग से है। ठीक है, और 10 रुपए की पेन खरीदी या कुछ खिलौना खरीदे, और इस तरीके से कुल मिला करके 10 रुपए जेब में है, कुल मिला के 100 रुपए का हिसाब ऐसा है। तो हम कहेंगे ओके, तुमने कहीं गलत जगह पे खर्च नहीं किया। हम बेटे से बिल नहीं मांगते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जब किसी को इंप्रेस देता है उसे बिल मांगता है। वो लिमिटेड होता है, कम अमाउंट होता है। ठीक है, दूसरा टेम्पोररी एडवांस। आपने अपने बच्चे को 1000 रुपए दिए और उसको पहले ही बता दिया है कि 150 रुपए का आटा लाना, 100 रुपए की सब्जी, 100 रुपए का फल, 400 रुपए का राशन, ठीक है, 50 रुपए का वो क्या उसको बोलते हैं, बच्चे की किताब लानी है, ऐसा कुल मिला के 1000 रुपए का हिसाब हो गया, राइट। अब आप सोचिए, आपने एक बार अपने बच्चे को 100 रुपए दिए, तब आपने पहले नहीं बताया, हालांकि बाद में पूछा। जब आपने 1000 दिए थे तो पहले ही बता दिया था कि यहाँ इतना इतना खर्च लगेगा, ठीक, फिर भी बाद में पूछा। दोनों ही केस में, इंटरेस्ट में और टेम्पररी एडवांस के केस में, बाद में हिसाब तो लेना ही लेना है और उसकी एंट्री कैशबुक में करनी ही करनी है। लेकिन इंटरेस्ट वाले मामले में आपको पहले नहीं पूछना है, सॉरी पहले नहीं बताना है। किस वाले मामले में? इंटरेस्ट वाले मामले में, ठीक है। वो उसकी मर्जी पर है, किसकी मर्जी पर? जिसके नाम पे इंटरेस्ट होगा वो, और किसके नाम पे होता है ये? एसडीओ के नाम पे, ठीक है। अब आप कैशबुक के हिसाब से समझिए, जब आप कैशबुक में किसी को इंटरेस्ट दे रहे होते हैं, ठीक, तो वो आपके कैशबुक से तो बाहर चला जाता है, डिवीजन से तो बाहर चला जाता है, पर क्या वो एक्चुअली खर्च होता है? बताइए, हाँ या ना? नहीं, वो एक्चुअल में खर्च नहीं होता है। जब वो एक्चुअल में खर्च नहीं होता है तो इसको किस फंक्शनल हेड में बुक करेंगे? कोई नहीं, वो खर्च होगा तब तो आप किसी फंक्शनल हेड में बुक करेंगे। जब देख लीजिए, आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आपको कोई भी एक्सपेंडिचर बुक करनी है, आपको अल्टीमेटली अपने फंक्शनल हेड में बुक करना है। उदाहरण के तौर पे, अगर आप रोड वाले डिवीजन है या बिल्डिंग, हमने बिल्डिंग का एग्जांपल दिया था ना अभी चेक के मामले में, बिल्डिंग डिवीजन है तो आपको 2216 में बुक करना है, ठीक है, या 4216 में। एक्सपेंडिचर का तो हेड यही दोगो होगा ना। अगर रिसीट का, रेवेन्यू का होगा तो 2216 में जाएगा, और अगर कैपिटल का होगा तो 4216 में जाएगा। आप टेम्पररी एडवांस दीजिए, इंटरेस्ट दीजिए, कद्दू दीजिए, कटहल दीजिए, अल्टीमेटली आपको फंक्शनल हेड में बुक करना है। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। इन दोनों कैटेगरी में क्या पेटी लेकिन एडवांसेस को रख आपने सकते हैं? क्या बोले? जैसे इंटरेस्ट और टेम्पोररी एडवांस बोले, इसमें पेटी एडवांसेस को भी रख सकते हैं इस कैटेगरी में? ऑन एडवांस को फैक्ट्री एडवांस, पेटी वर्क्स एडवांस जो पेटी बोलते हैं सर। पेटी वर्क्स एडवांस। पेटी वर्क, हाँ, बिल्कुल 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 रख सकते हैं। वो एक्चुअली टेम्पररी एडवांस जैसा ही है, ठीक है। अगर पहले मंजूर हो गया है तो टेम्पररी एडवांस, पहले मंजूर नहीं हुआ तो इंटरेस्ट। समझ गए? आगे बोलो ना सर हेलो। तो मैंने क्या बताया? हाँ सर ऐसा कुछ भी कंडीशन है क्या इंटरेस्ट में इतना ज्यादा अमाउंट नहीं देना है? इंटरेस्ट का कुछ लिमिट नहीं क्या सर? 5000 अभी तो बताया, ठीक है ना। चलिए आगे बोलते हैं। तो अभी आपके पास में जो उसको अल्टीमेटली बुक करना है, कहाँ बुक करना है? 2216 में, ठीक। लेकिन आपने टेम्पोररी एडवांस दिया, ठीक, तो पेमेंट साइड जो है आपका कैशबुक का, केवल हम पेमेंट साइड लिख रहे हैं, देखिएगा, है ना, पेमेंट साइड। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? डेट। यहाँ पे क्या लिखना है? वाउचर नंबर। और वाउचर नंबर तो कुछ है ही नहीं, है कि नहीं। फिर यहाँ पे क्या लिखना है? टू होम,
ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखना है, अमाउंट लिखना है कि नहीं लिखना है। लेकिन आपने अगर मान लीजिए कि टू हुम SDO 1 को 5,000 रुपए दिए, ठीक है, तो 5,000 रुपए आपको यहां नहीं लिखने हैं, क्योंकि यहाँ पे ओनली एक्सपेंडिचर ही लिखा जाता है। अमाउंट कॉलम में केवल एक्सपेंडिचर ही लिखा जाएगा, समझ गए, क्योंकि आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन भी तो लिखना है, लिखना है कि नहीं लिखना है। और यहाँ पे कोई भी 1 रुपया भी अगर आप लिखिएगा तो यहाँ पे आपको या तो 2216 लिखना है या तो 4216 लिखना है, अगर आप बिल्डिंग डिवीजन है तो, या बिल्डिंग डिवीजन में अनऑफिशियल सॉरी मतलब नॉन हाउसिंग, ये तो हाउसिंग वाला है, नॉन हाउसिंग वाला होगा, मन ऑफिस बिल्डिंग का होगा तो 2059 और नहीं तो 4059 लिखना होगा। आपको ये ही हेड लिखना है, समझ गए। और यहाँ पे अभी तक उसने खर्च किया ही नहीं है, तो आपको इनर कॉलम में रेड इंक से लिखना होता है। इसको क्या कहते हैं, इनर कॉलम। क्या लिखते हैं इसको, इनर कॉलम। और ये आपके एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि जब आप टेम्पोररी एडवांस देते हैं अपने सबऑर्डिनेट को तो वो कहां लिखते हैं, इनर कॉलम में, किससे लिखते हैं, रेडिंग से। समझ गए बात, है ना। ओके बोलिए। ओके सर। ठीक है, हाँ हाँ, लेकिन 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 बात कोई नहीं है। देखिए अभी आपका फंक्शनल हेड आया नहीं है, लेकिन आपने कोई ट्रांजेक्शन तो कर दिया है ना, तो कहीं ना कहीं तो क्लासिफिकेशन में दिखाएंगे, दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, हाँ दिखाएंगे एक्सपेंडिचर, है ना। हाँ। तो जो, हाँ ठीक है, तो जो क्लासिफिकेशन में दिखाते हैं तो एक हेड है 8672, समझे, वो हेड है इंप्रेस्ड का, समझे कि नहीं, उसको आप डेबिट कर देते हैं, समझ गए। 8672 इंप्रेस्ड का जो हेड है उसको आप क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। और देखिए इंप्रेस्ड वाला जिनके पास में बुक है वो बुक खोल लीजिए, परमानेंट कैश इंप्रेस्ड में चले आइए, ठीक है। 8672 के नीचे में एक माइनर हेड है 101 और उसका नाम है सिविल, ठीक है, इस वाले को आप डेबिट कर देते हैं, ठीक है। और 8782 रेमिटांस हेड, आप लोग को पता है कि नहीं, हाँ सर 8782 है ना, है ना। 8782 का जो रेमिटांस हेड है उसको क्रेडिट करते हैं। 8782 का जो 102 माइनर हेड है रेमिटांस, उसको कहते हैं सिविल रेमिटांस। क्या कहा गया इसमें ना, पब्लिक वर्क रेमिटेंस, पब्लिक वर्क्स PW रेमिटांस, है ना, ठीक है। उसको क्या कर देते हैं आप, क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कब किया गया, ये तब किया गया जब आपने सबऑर्डिनेट को पैसे दिए, ठीक है, और फिर उसने जब पैसे आपको वापस किए, खर्च नहीं किया है, मैं फिर से बता देता हूं, उसने पैसे वापस किए हैं, ठीक है। तो जब उसने पैसे वापस किए, अब सेम एंट्री आप रिसीट साइड में रिवर्स में करेंगे, ठीक है, रिसीट साइड में करेंगे सेम तरीके से, इनर कॉलम में लेंगे, ठीक है। यहां पे आपने 8672 इंप्रेस्ड को डेबिट दिया था तो क्रेडिट लेंगे, 8782 रेमिटांस को 102 को क्रेडिट दिया था तो डेबिट लेंगे। तब जब 5,000 रुपये वो आपको वापस करेगा, क्यों वापस करेगा, उसका तबादला हो गया है, ठीक है। अब वो किसी दूसरे डिवीजन में जा रहा है, आपका एसडीओ था हिमांशु नाम का एसडीओ, आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, आपने मुझे 5,000 दिए और कल को अचानक से मेरा तबादला हो गया। अब वो 5,000 रुपये मुझे आपको देने होंगे वापस कि नहीं देने होंगे, देने होंगे सर, देने होंगे, देने होंगे ना। तो जब मुझे, मैं आपको वापस दूंगा तो फिर उसी तरीके से फ्रॉम होम में आ जाएगा। हाँ बोलिए। क्या खर्च कर दिया होगा, नहीं नहीं, खर्च करेगा तब तो उसको इस वाले हेड में बुक करना होगा ना, पहले मैंने बता दिया आपको, अभी उसका कंडीशन आया नहीं, अभी आएगा, अभी तो खाली वापस किए हैं, वापस करेगा तो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तब क्या हो जाएगा भाई, 8672 101 में पहले किया था डेबिट, मैंने खर्च किए तौर पे, अब करेंगे क्रेडिट, मैंने रिसीट किया है, ठीक है। और कितना रिसीट किया भाई, 5,000 रुपए, ठीक है। और 8782 102 में अब कर देंगे डेबिट। ये क्रेडिट और डेबिट का मामला समझ में आया। देखिए जब भी आप किसी को पेमेंट करते हैं तो डेबिट करते हैं, ये पता है ना। हाँ सर, जब भी आप किसी को पेमेंट करते हैं तो डेबिट करते हैं, ये पता है ना। हाँ नॉमिनल अकाउंट, हाँ हाँ, हाँ। तो इंप्रेस्ड का हेड है, इंप्रेस्ड का हेड नॉमिनल अकाउंट है, ये पता है ना। हाँ हाँ, तो 8672 इंप्रेस्ड का जो हेड है, आपने चूंकि सबऑर्डिनेट को दिया था तो डेबिट किया था, और कॉन्ट्रा क्रेडिट देंगे 8782 रेमिटांस हेड को।
उसी से जब आपने उसके पैसे वापस लिए तब इसी हेड को क्रेडिट देंगे और कॉन्ट्रा डेबिट देंगे 8782 को। क्लियर हुआ है ना? हालांकि कैश में तो सर रियल का ये होता है, क्या बोल रहे हैं? कैश में तो कैश बुक में रियल रियल का होता है। हाँ, ये पॉइंट सही है आपका, इसीलिए मैं जानता था कि कंफ्यूजन होगा। कैश बुक में रियल होता है ना, तो बुक में जब आया तो उसको डेबिट साइड में रखा ना हमने। yes. लेकिन उसका वाला हेड तो क्रेडिट में होगा। एक मिनट रुकिएगा, आई नहीं है अंदर ही। दरवाजा खोलिएगा, भैया आए हैं। हेलो, तो इसको मिटाऊं मैं? यस सर। चलिए, ये हेड जो है ना, ये हेड आपको याद रखना बहुत जरूरी है और इसी हेड से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपको ये ध्यान में रखना है कि अब लेवल बढ़ रहा है ना। पहले जिस आसान लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब उस आसान लेवल में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो आसान चीजें तो आप खुद ही पढ़ करके समझ जाएंगे। मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जो कि आप एक बार भी पढ़ करके उस पर ध्यान नहीं देंगे, या आप सोचेंगे कि इसको इग्नोर करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या मेरे लेवल की चीज नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, सब कुछ आपके लेवल का है और आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज 44 वाला मामला अटकाने से काम नहीं चलेगा, है ना। कम से कम पास करने के 55 नंबर लाना होगा, 45 नहीं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाए। अब आते हैं हम लोग टेम्पोररी डिमांड, ठीक है। अच्छा, इसी में इंप्रेस में अगर उसने खर्च कर दिया है तो खर्च करेगा तो उसको वो बिल लाके देगा, वाउचर लाके देगा ना, बताइए। देना पड़ेगा सर, यस है ना। सर। तो जितने का बिल और वाउचर लाके दिया है, वो बिल और वाउचर को हम लोग पेमेंट साइड में लेते हुए उस कंसर्न मेजर हेड में, फंक्शनल मेजर हेड में एंट्री मार देंगे और जो बाकी का पैसा बच गया है उसको फिर से रिकूप कर देंगे। तो रिकूप करने के लिए फिर से पेमेंट साइड में वही वाला एंट्री डाल देंगे। सर वो जो खर्च किया है वो इनर कॉलम में होगा ना, 5000 जो लिखे थे। ना 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 ना, जो खर्च किया है वो बाहर वाले कॉलम में होगा, हर हाल में अमाउंट कॉलम में होगा। और सर जो बच गया वो क्या बोला आपने? वो उसको रिकूप कर देंगे। रिकूप करने का तो मतलब 5000 मैंने पेमेंट- आपको दिया, आपने, हाँ मैं बता रहा हूँ, 5000 मैंने आपको दिया, आपने 2000 खर्च कर दिया, तो 2000 का मैंने बिल निकाल दिया और फिर से आपको 2000 रुपए दे दिया। तो पैसा घटेगा कहां से? कैशिंग चेक से, मैंने क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस का पैसा आउटर कॉलम में जाता है, ये आपको पता है ना। हाँ वो तो जाता है। यस सर। हुआ तो वो इन कॉलम में जाएगा। हाँ, हमने आपको इंटरेस्ट दिया है वो इनर कॉलम में जाएगा, खर्चा होगा तो आउटर कॉलम में जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और बात, मजेदार बात सुना तो सुनिए। अगर आपको मैंने 5000 दिए और आपने खर्च किए हैं 4000, चलिए 2000 खर्च किए, चलिए आपने खर्च किए 2000, बिल लाके दिया और हम उस बिल से सेटिस्फाइड नहीं है, समझे। हम केवल 1800 रुपए से सेटिस्फाइड हैं, 200 रुपया हमको लग रहा है कि वो गड़बड़ है। अब अपन क्या करेंगे तो बतलाइए। सर रिकूप तो करेंगे लेकिन 200 रुपया एमडब्ल्यू में रखेंगे। नहीं, 1800 रुपया रिकूप करेंगे, दूसरा रिकूप नहीं करेंगे। 200 नहीं करेंगे? अच्छा, 2000 नहीं। ओके। हाँ, और उसका मजेदार मसला क्यों है वो आपको बताता हूँ ना। जैसे आपको 5000 दिए, ठीक है, आपने 2000 का बिल दिया, 2000 में हम 1800 सेटिस्फाइड हैं, 1800 हम चलिए 2059 रिकूप कर देंगे, ठीक है। लेकिन जो 200 रुपया बच गया है, समझे, उस 200 रुपए का हम क्या करेंगे पता है। अच्छा, एक माइनर हिट 799 मैंने बताया था, आप लोग को याद है 799 सस्पेंस का? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, 799 3 हिस्से में होता है, कौन से? स्टॉक, एमडब्ल्यू, वर्कशॉप। MWA और वर्कशॉप होता है ना। फिर MWA 4 हिस्से में होता है, ये पता है कि नहीं? हाँ सर। क्या होता है बताइए? सेल्स ऑन क्रेडिट है, और वो दूसरा एक्सेस डिपॉजिट, में पूरा नाम भूल गया। हाँ चलिए, कोई देखिए, पूरा नाम आपको याद नहीं रखना है। अभी अब सुनिए, जो भी बोल रहे हैं मैं आप नाम नहीं लूंगा अभी, पूरा नाम आपको याद नहीं रखना है। आप एक कीवर्ड पकड़िए बस, एक्सेस डिपॉजिट आप पकड़िए ना, चलिए परफेक्ट है। तीसरा लॉस रिटेंचमेंट एंड बिल्कुल। और चौथा अदर मिसलेनियस। बिल्कुल सही। ये जो चौथा वाला है ना, अदर वाला, इसी में होता है आइटम अवेटेड एडजस्टमेंट, आइटम अवेटिंग एडजस्टमेंट, समझ गए।
हाँ सर पता है। हाँ कि ना? तो हाँ, ये जो 200 रुपये बच गया ना, वो वही डाल देना है 799 पार्ट 4 में। अब क्लियर हुआ? हम्म। वो तो लेकिन एमडब्ल्यू ये अदर्स बताने का में करना पर्पस पड़ेगा ना, एमडब्ल्यू प्रोजेक्ट अदर्स में तो में करना सर पड़ेगा वो ना। तो जो कम पड़ जाता है उसको हाँ, डालते हैं ना सर। अरे नहीं, आइटम एवेटिंग एडजस्टमेंट को भी डालेंगे उसमें, अच्छा उसको भी डालेंगे। आप जो कह रहे हैं वो भी है, वो भी है, वो भी मैं बताता हूँ। आपने जो पूछा है उसके पर मैं आने वाला था, लेकिन अब चूंकि पूछ दिया है तब उसका रेफरेंस बन जाता है। ठीक है, देखिए आपका जो कैश चेस्ट है, किसको? कैश चेस्ट को, ठीक है, वो फिजिकल वेरिफिकेशन एंड ऑफ द मंथ करना होगा। ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन करना होगा। ठीक है, तब करेंगे भाई, एंड लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ, तो एंड ऑफ द मंथ लिख दें। ठीक है, और अगर लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ नहीं कर सकेंगे तो फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। ये एमसीक्यू में पूछा डिसबर्समेंट गया से है। पहले ना सर, फर्स्ट वर्किंग डे हाँ होगा लेकिन डिसबर्समेंट से पहले, कोई भी हाँ, ट्रांजैक्शन से पहले। समझे कि नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एमसीक्यू में पूछा गया है कि अगर लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ नहीं कर सकेंगे, क्या फिजिकल वेरिफिकेशन किसका? कैश चेस्ट का। तो कब करेंगे? फर्स्ट वर्किंग डे में करेंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर टूर पे गया हो, लीव पे गया हो, कुछ भी हो सकता है कि नहीं? तो उस समय वहां फिजिकल वेरिफिकेशन करना होगा। जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं तो उसका एक सर्टिफिकेट देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? आई सर्टिफाई, आई हियर बाय सर्टिफाई दैट, ठीक है, दिस, और यहाँ पे आप साइन करते हैं। ठीक है, कौन करता है? डीडीओ करता है ना? कितना फिजिकल वेरिफिकेशन किया। अच्छा, फिजिकल वेरिफिकेशन में अगर ज्यादा पाया गया, एक्सेस पाया गया, तो 8443 पार्ट 5 में डाल देते हैं, और अगर कम पाया गया तो 799 पार्ट 4 में डाल देते हैं। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, ये पता था। ठीक है, इफ फाउंड सरप्लस, ठीक है, कहां डाल देंगे? 8443 पार्ट 5 में। पार्ट 5 क्या है? मिसलेनियस है कि नहीं? हाँ, और इफ फाउंड डिफिसिट कहां डाल देंगे? MWA 799 पार्ट 4 में। हाँ सॉरी, सही MWA पार्ट 4 में, 799 MWA पार्ट 4 में। और पार्ट 4 क्या है? अदर। क्लियर हुआ? यस। हुआ ना जी? अच्छा, जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं उस समय आपको जो कैश गिनना है वो 3 तरह के कैश गिने जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, फिजिकल वेरिफिकेशन में 3 कैश गिने जाते हैं। कौन सा? पहला इंप्रेस्ड, दूसरा टेम्पोररी एडवांस, और तीसरा कैश इंटरेस्ट। ठीक है, और जब आप तीनों को गिन लेते हैं, ठीक है, उसके बाद CPWA फॉर्म 5 में इसकी एंट्री करते हैं, और यही फॉर्म 5 जो है वो क्लोजिंग बैलेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लोजिंग बैलेंस। फॉर्म 5 समझ गए? कैश बैलेंस रिपोर्ट है ना? कैश बैलेंस रिपोर्ट। ठीक है, और इसका जो हेड बनता है वो है 8670 चेक एंड बिल। समझ गए? तीनों को मिला करके। क्लियर है? लेकिन अभी तक हमने आपको टेम्पररी एडवांस का बताया ही नहीं बताया ना? देखिए ना। इम्प्रेस्ड, हाँ इम्प्रेस्ड के बारे में आपको मैंने बताया था कि 8672 इसका एक हेड है। 8672 हेड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी भैया क्योंकि हमको पता नहीं ना कि बिल कहाँ से आया है, कौन से बिल का हेड है, मैंने सॉरी कौन से हेड का बिल है। वो तो जब आवेगा तब देंगे, अभी तो हमने पैसे दे दिए। लेकिन टेम्पोररी एडवांस में पास्ट वाउचर है। अब वाउचर के साथ पहली शर्त है कि क्लासिफिकेशन लिखा होना चाहिए, और क्लासिफिकेशन हमेशा फंक्शनल हेड का होगा। समझ गए? हाँ कि ना? हाँ सर। टेम्पोररी एडवांस के साथ क्या है? टेम्पोररी एडवांस
पास्ट वाउचर है ना। और पास्ट वाउचर तो जानते हैं 2.5 करोड़ का दिया गया है यहाँ पे टेम्पोररी एडवांस, 2.5 करोड़, जो कि अभी तक अनएडजस्टेड है। अब आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी धनराशि है। और ये 2.5 करोड़ आज का 2.5 करोड़ नहीं है, ये 2.5 करोड़ 20 साल पहले का है। तो इसको आज आप 25 करोड़ से 50 करोड़ के आसपास मान सकते हैं, समझे। इतना ज्यादा टेम्पोररी एडवांस पेंडिंग है, सोचिए कैसे रिकवर होगा। खैर उसको जाने दीजिए। खैर टेम्पोररी एडवांस पास्ट वाउचर के अगेंस्ट में होता है। पास्ट वाउचर के अगेंस्ट में होने की वजह से ये चूंकि एडवांस है, ठीक है, तो ये अल्टीमेटली फंक्शनल मेजर हेड को डेबिट होता है। तो मान लीजिए कि 2059 को डेबिट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? मतलब सर टेम्पोररी एडवांस का कोई लिमिट नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। और कुछ पूछना है सर? तो फिर एक चीज समझा दीजिए, ये इनर कॉलम का एडजस्टमेंट कैसे होगा? इनर कॉलम का एडजस्टमेंट तो मैंने बताया आपको। जैसे देखिए आपको मैं बताता हूँ, सुनिए। आपने मुझे 5,000 दिए, तो आपके कैशिंग चेक से घटा ना, कैशिंग चेक में रहा, सॉरी, हाँ कैशिंग चेक से घटा ना, कैशिंग चेक से घटा ना। हाँ, क्लोजिंग बैलेंस नहीं घटेगा, क्लोजिंग बैलेंस में 3 है। नहीं, क्लोजिंग बैलेंस में 3 है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस में 3 है। ये इम्प्रेस्ड है, ठीक है, ये टेम्पोररी एडवांस है ना, और ये कैश इन चेस्ट, ठीक है। अब मान लीजिए कि क्लोजिंग बैलेंस आपका 1,000 रुपया है। 1,000 रुपए में कैश इन चेस्ट में इम्प्रेस्ड में आपका है मान लीजिए कि 700 रुपए, ठीक है। टेम्पोररी एडवांस 0 है और कैश इन चेस्ट 300 है, ठीक है। अब आपने क्या किया भैया कि हमने आपको इसमें से कम पड़ जाएगा ना, ये 10,000 कर देते हैं, ठीक है। चलिए ऐसे नहीं करेंगे, 10,000 कर देते हैं, तो अब 5,000 में मजा आ जाएगा ना। ये 5,000, ठीक है, ये 0 और कैश इन चेस्ट 5,000, ठीक है। अभी क्या हुआ, तीनों है, ठीक। अब आपने इम्प्रेस्ड वाले में से 2,000 खर्च कर दिए, तब इम्प्रेस्ड कितना बच गया? 3,000। 3,000 बच गया, ठीक है ना। और हमारे पास में अब क्लोजिंग बैलेंस करेंगे तो 8,000 में आएगा जी। हाँ, तो आपने कहा कि सर हमको 2,000 रुपये और दे दीजिए, तो लाइए हम आपको 2,000 और दे देते हैं। तभी यहाँ हो गया 5,000 और क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया, मैं सॉरी यहाँ 3,000 हो गया। अभी तो 8,000 में बचा। हाँ, हाँ, हाँ। क्लोजिंग बैलेंस तो बाहर कॉलम में लिखा रहा है। इसीलिए इंटरेस्ट अंदर वाला कॉलम में लिखाता है, नहीं तो डबल एंट्री नहीं हो जाएगा। इंटरेस्ट भी बाहर वाला कॉलम में, क्लोजिंग बैलेंस भी बाहर वाला कॉलम में, तो डबल एंट्री ना हो गया। उसको तो अवॉइड करने के लिए इनर कॉलम में लिखते हैं, ठीक है। टेम्पररी एडवांस को भी इनर कॉलम में, टेम्पररी एडवांस को भी इनर कॉलम में। हाँ 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 ओके, हाँ भाई, क्योंकि आप तो क्लोजिंग बैलेंस बाहर कॉलम में लिख ही रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। क्लियर हुआ ना? बोलिए सर। ये जो टेम्पररी एडवांस और इंटरेस्ट देते तो इसके लिए रीपेमेंट के लिए कोई मतलब प्रोविजन नहीं होती है सर, कि जैसे दे दिया तो कितने साल में या मंथ में उसको या तो वाउचर देना है या तो फिर इंटरेस्ट में या तो फिर कैश देना होगा ना? 6 महीने मैंने बताया तो 6 महीने। टेम्पोररी एडवांस क्योंकि पास्ट वाउचर के अगेंस्ट में है, उसको 6 महीने में तो करना ही करना है। इंटरेस्ट क्या होता है ना, इंटरेस्ट जो परमानेंट इंटरेस्ट है, आप जब 8672 पढ़ेंगे तो उसका नाम है परमानेंट कैश इंटरेस्ट। वो 5,000 जब खर्च करेगा तो वो खर्च करने के बाद में आपको ला के देगा, वरना 5,000 का 5,000 पड़ा होगा, उसके नाम तो बोल रहा है। जब उसको ट्रांसफर हो जाएगा तो उसको 5,000 कैश में भरना होगा। अब आप सोचिए कि मैंने आपको 5,000 रुपए दिए और आपने उसमें से 2,000 खर्च कर दिए, तो 2,000 आपने खर्च कर दिए और आज आपका ट्रांसफर हो गया और आपने मुझे बिल नहीं दिया 2,000 का, तो हम आपसे कितना पैसा वापस लेंगे? 2,000 की 5, 3,000 की 5,000। 5,000 सर। पर आपने तो 2,000 खर्च कर दिए ना। लेकिन बिल नहीं दिया ना सर, या तो फिर दिखाया नहीं है तो यही तो कह रहा हूं कि आपकी मजबूरी है ना कि आप मुझे बिल दें, ना तो नगद दें। यस सर। तो सर लिमिट वाला जो है ये टेम्पररी एडवांस के लिए है, नॉट इंटरेस्ट और दूसरे के ना, लिमिट वाला इंटरेस्ट के लिए है। 5,000 रुपए ना सर? रिकवरी वाला सर, भैया आपकी जेब, हाँ क्या बोल रहे हैं? रिकवरी का लिए जो बोल रहे हैं 6 महीने में जो रिकवर 6 महीने की, हाँ वो टेम्पररी एडवांस के लिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और 6 महीने में नहीं कर
फिर क्या नहीं होता करेगा है? तो हम उसको रिमाइंडर देंगे, नोटिस देंगे, मेमो देंगे। लोग देते ही हैं, भरपूर मेमो देते हैं। ठीक है सर। ठीक है, चलिए। तो अभी मैंने क्या बताया आपको? ये बताया कि आपका जो कैश इन चेस्ट है उसको वेरीफाई करता है, कौन करता है? डिविजनल ऑफिसर करता है ना। बोलिए। हाँ सर, चलिए, आप तो बताएं। हाँ, दो बातें और हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, थोड़ा सा क्लास लंबा जा रहा है पर मुझे बताना ही पड़ेगा क्योंकि आप उसमें कंफ्यूजन, मैंने बताया ना कि वो सिंपल नहीं है। ठीक है, चेक और रिसीट बुक। तो चेक बुक एक होता है कि रिसीट बुक होता है? ठीक है, ध्यान से देखिएगा, चेक बुक। ठीक है, ये सच बात है कि ये प्रिंट करता है कौन? ये प्रिंट करता है आईएसपी नासिक। ठीक है, लेकिन डिवीजन जो लेता है ना चेकबुक, समझे, वो आईएसपी नासिक से नहीं लेता है, डिवीजन लेता है एक्रेडिटेड बैंक से। समझे कि नहीं? तो डिवीजन सीधे नहीं ले लेता है, डिवीजन देता है रिक्विजिशन पाओ को। रिक्विजिशन किसको देता है? पाओ को। और पाओ देता है एक्रेडिटेड बैंक को। समझे कि आप सीधे दे दीजिए डिवीजन को, मतलब पाओ के माध्यम से नहीं जाता है। और एक्रेडिटेड बैंक कहां से लेता है? नासिक से, आईएसपी नासिक से। अब फर्क समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ सर, ये तो है ना। आगे देख लीजिए। हाँ, रिसीट बुक के मामले में उल्टा है। रिसीट बुक इसको सीधे कोलकाता से मंगाना पड़ता है। वहां का जगह का नाम क्या है? सेंट्रल रिसीट बुक जो फॉर्म, कोलकाता से मंगाता है। सेंट्रल फॉर्म, सीएफएस। हाँ, सेंट्रल फॉर्म्स स्टोर, सीएफएस कोलकाता। ठीक है, और यहां से कोलकाता से रिसीट बुक डायरेक्ट मंगाया जाता है। क्लियर हुआ? यस सर। है ना। इसमें से जो पॉइंट डायरेक्ट कौन मंगाता है? डिवीजन मंगाता है? कौन कौन? डायरेक्ट कौन मंगाता है? डिवीजन। हाँ, डिवीजन। देखिए, डिवीजन ही रिक्विजिशन देता है ना। माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब होता क्या है कि एक्रेडिटेड बैंक देता है डिवीजन को, ठीक है, लेकिन डिवीजन के पास में जैसे ही वो चेकबुक पहुंचता है तुरंत इसकी सूचना पाओ को देता है। मतलब ये चक्र चलता रहता है ऐसा ही। हाँ बोलिए। तो प्रिंसिपल ए को भी तो बोलिए। इंटीमेट करता है ना, प्रिंसिपल ए को। प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर को? हाँ, वो पाओ इंटीमेट करता है, डिवीजन नहीं। हाँ वही पाओ। हाँ, पाओ इंटीमेट करेगा, माने डिवीजन करेगा पाओ को, पाओ करेगा एक्रेडिटेड बैंक को, एक्रेडिटेड बैंक चेक किसको देगा? डिवीजन को, डिवीजन फिर पाओ को इंटीमेट करेगा, पाओ अब इंटीमेट करेगा प्रिंसिपल ए को। क्लियर है? तो इसमें क्या होता है कि जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये कि जो स्टॉक रजिस्टर है, ठीक है, ऑफ चेकबुक, वो कैम फॉर्म 1 में मेंटेन होता है। स्टॉक रजिस्टर ऑफ चेकबुक, ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका, कैम फॉर्म में मेंटेन होता है, कैम 1 में। क्लियर हुआ है ना? यस सर। यस सर। लेकिन जो सबसे मजेदार क्वेश्चन है वो इसके पहले लाइन में है। 6.7.1 का पहला लाइन कोई पढ़िए, और अभी मैं आपको बताऊंगा, आप लोग की आंखें खुल जाएंगी। पढ़िए। नहीं पढ़ेंगे? नहीं पढ़ सर, ऐसा कैसा मत कहिए आप लोग। पढ़िए ना, इतनी कृपा मेरे ऊपर कर चेक दीजिए। ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर हियरिन आफ्टर कॉस्ट हाँ। CDDOs will send their annual requisition to their respective pay and account offices for issue of all the 3 categories of checkbook, indicating the total number of each category of checkbook. Okay sir? रुक जाइए, 3 कैटेगरी ऑफ चेकबुक? कौन सी 3 कैटेगरी? ABC कहाँ पे लिखा है जरा बताइए सर, यहाँ पे वो ये चौथा पैराग्राफ, हाँ? फोर्थ पैराग्राफ में लिखा हुआ है सर ये। हाँ ठीक, क्या डिफरेंस है तीनों में? ये कहाँ लिखा है?
ये सर, ये तो सर वहाँ पे रिसिवेंट बुक में मिलेगा आपको इसका डिफरेंस, और कैम में नहीं नहीं मिलेगा। नहीं 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 उतना जरूरत नहीं, ये देखिए इसमें कैम में, हाँ ठीक है। हाँ, सर, ए तो और होता कैम है में पे कहाँ पे लिखा? एनालिसिस रिलेटेड, ए होता है पे एनालिसिस नहीं नहीं रिलेटेड। और कैम में कहाँ पे लिखा हुआ है? 1.5 में। ओके, मैं इतना तो नहीं जानता था, ठीक है सर। ठीक है, कहाँ लिखा हुआ ये? कैम के 1.5 में, है ना। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी, ठीक है। क्योंकि कैम आपके सिलेबस में पूछ देगा आपको, आप बच नहीं सकते कि ना हम तो नहीं जानते थे, सीपीडब्ल्यू में तो नहीं लिखा हुआ था बोल के बच पाइएगा? बोलिए। ना ना, कैसे बच पाएंगे? नहीं बिल्कुल कैम नहीं। का बहुत सारा फॉर्म ठीक भी है। है यहाँ पे। हाँ, पर्सनल क्लेम ऑफ गैजेटेड ऑफिसर ए, पर्सनल क्लेम ऑफ गैजेटेड ऑफिसर कैटेगरी ए चेक, समझ गए? हाँ सर। बोलिए, हाँ है ना। ठीक है। दूसरा अदर क्लेम, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट ऑफिसर को भी हो सकता है और प्राइवेट को भी हो सकता है, ठीक है। माने कैटेगरी बी का जो चेक है सबसे पॉपुलर चेक है, ठीक है। बोलिए। ओके, हाँ, और सी और जो साइड कैटेगरी इंटर सी का चेक है डिपार्टमेंटल। इंटर डिपार्टमेंटल, बिल्कुल सही, और इंटर गवर्नमेंटल क्लेम, है ना। बहुत यस बढ़िया। सर। ये कहाँ लिखा हुआ है? कैम का 1.5 में जाके देख लीजिएगा आप लोग, समझ गए। किसी को कोई डाउट होगा तो कि सर गलत पढ़ा दिए हम लोग, फेल कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्लियर हुआ? यस सर। इसके बाद सर, इसमें ये जो भी चीजें लिखी हुई है ना, पांचवा पैराग्राफ थोड़ा बोलिए। करवा दीजिए सर। फिफ्थ कौन सा वाला पांचवा पैराग्राफ? हैं? वो 6.7.1 का पांचवा पैराग्राफ। क्या लिखा हुआ? पढ़िए पढ़िए जरा। Pay and account office and principal account office will maintain division wise / pay and account office wise registered respectively for issue of check books to the PAO CDDOs and monitor to reconcile the daily on yearly basis. The reconcile statement shall be submitted to concerned DYCA/CA on 10th of the month of the following year. सर, यहाँ पे मेरे को समझ में नहीं है ये DICA का मतलब क्या है, किसको हम बोल रहे हैं? कंट्रोलर ऑफ अकाउंट, कंट्रोलर ऑफ डिप्टी अकाउंट। कंट्रोलर ऑफ अकाउंट। ओके ओके। कंट्रोलर 10th of the following, 10th of the मतलब हर महीना, हर महीने तो नहीं होगा? हर महीना, बिल्कुल हर महीने होगा। फॉलोइंग मंथ का मतलब अगले महीने, हर महीने होगा, अगले महीने की 10 तारीख तक। ओके ओके ओके, रिकॉन्सिल के बेसिस। ठीक ठीक। हाँ, मैंने इसमें अब ऐसा कोई आफत वाला बात नहीं है जो मुझे अलग से बताना पड़े, ठीक है। आप लोग सब बाकी आप लोग देख के खुद ही समझ सकते हैं। सर ये हर महीने नहीं लिख रहा है, ये लिख रहा है सर, ये लिख रहा है 10th ऑफ द मंथ ऑफ द फॉलोइंग ईयर, ईयरली बेसिस पे कर रहा है ना वो रिकंसाइल, तो अगले साल के ठीक है, बिल्कुल सही, हर महीने नहीं है, ठीक है। चलिए एक और बच गया है 6.6.8 का लास्ट पारा, उसको पढ़िए जरा। एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द डिविजनल ऑफिसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6.6.8 कौन सा पैरा बोले? कौन सा पैरा? 6.6.8 का लास्ट पारा। 6.6. The divisional officer should count the cash in hand of cashier at least. ना वो नहीं। Acknowledgement from the divisional officer. Acknowledgement of 6.6.8 बताया मैंने। 6.6.8 अच्छा, तो मैं 6.6 चलिए रुकिए। बोलिए। पढ़िए ना। Acknowledgement from the divisional officer holding permanent cash impressed shall be obtained on 31st March in the month of April by the PO of the division, and the aggregate of the outstanding should be worked out from the register of permanent advances in SCAM form 61 and tallied with the ledger balance. क्या है, समझे कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि डिवीजन के पास में जितना भी आउटस्टैंडिंग होगा
पाओ उससे मांगेगा किला बिल्ला, समझे, और 31 मार्च तक उसको देना ही पड़ेगा। एक्चुअली में क्यों होता है मैं आपको बताऊं, इसलिए होता है ना क्योंकि आपका वो क्लोजिंग बैलेंस में दिखता है, रिफ्लेक्ट होता है ना, और क्लोजिंग बैलेंस में रिफ्लेक्ट होने की वजह से, ठीक है, उसको 31 मार्च तक जीरो करना आपकी लाइबिलिटी बन जाती है। सीबी जो होता है ना, इसके लिए है कि सीबी जो है एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ दी FY जीरो होना चाहिए, शुड बी जीरो। अब जीरो तो है नहीं, समझे, तब क्या होगा भाई कि जितना इंटरेस्ट लिया है, समझे कि नहीं, जिसमें से जो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का मतलब ही है कि आपने खर्च नहीं किया है या रिटर्न नहीं किया है, तो सब आउटस्टैंडिंग बोलेगा, ठीक है। वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो होता है उसको कैम फॉर्म एक्सेट में आपको पाव को देना पड़ता है। कब देना पड़ता है? 31 मार्च को। कैम फॉर्म एक्सेट कब देना पड़ता है? 31 मार्च को। क्लियर हुआ है ना, बताइए। हाँ सर। यस सर। है ना, चलिए सर। तो दिस वुड बी द एंड ऑफ द टुडेज वीडियो। अच्छा, एक और बच गया है जो मुझे पॉइंट दिख रहा है, वह 6.6.5, उसको भी देख लीजिए आप लोग। 6.6.5 ये आप लोग खुद से नहीं समझ पाएंगे। कैश वेरिफिकेशन पहला, हाँ पहला कैश वेरिफिकेशन पढ़िए। अच्छा, the disbursing officer should check all the entries in his cash book as soon as possible after the date of their occurrence, and he should initial the cash book, that is his initial after the last entry check. हाँ सर, बताइए। बस बस बस, देखिए ये कुछ लाइन है जिससे जो मैं आपको रिलेट करूंगा अभी, तो आप समझ पाएंगे कि मैंने इसको क्यों बताया, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो एंट्री हो जा रही है और डिविजनल ऑफिसर 4 दिन से बाहर है, समझ गए। और एंट्री तो डिविजनल ऑफिसर करता नहीं, वो क्या करता है, उसकी वेरिफिकेशन करता है ना। अब क्या हुआ कि एंट्री हो गई, 4 दिन के बाद वो आया, राइट। तो चारों दिन में जितनी भी एंट्री हुई है सबका वाउचर के साथ में टैली करवाएगा, फिर अच्छा भाई टैली कर, और टैली करने के बाद में लास्ट एंट्री में वो साइन करेगा, समझ गए बात। अगर वो डेली प्रेजेंट है तो डेली वो टैली कराएगा और डेली साइन करेगा लास्ट एंट्री में, समझ गए। उसके लास्ट एंट्री में सिग्नेचर का मतलब ही यही है कि इससे पहले के जितने भी ट्रांजैक्शन थे उसने चेक कर लिए हैं। क्या वो प्रैक्टिकली ऐसा करता है? जवाब है नहीं। वो एंड ऑफ द मंथ फिजिकल वेरिफिकेशन करता है, सर्टिफिकेट देता है, उसी में जो साइन करता है तो माना जाता है कि पूरे महीने का उसने चेक कर लिया है। क्लियर है, आप लोग समझ रहे हैं ना? हाँ सर। लेकिन पढ़े कि पैराग्राफ जितने 20, भी हाँ बोलिए सर, इसमें थ्योरेटिकली ऐसे पढ़े हम लोग कि जितने भी कैश एंट्री जो होगा वो हर एक एंट्री पे डीओ साइन करेगा और डे के एंड में केवल डीए एक इनिशियल कर देगा, डे एंड में डीए। हाँ, वो कहाँ पे लिखा है? वो लिखा है कहाँ? 22.2 पे। यस। और वो जो डीए साइन करेगा ना, पढ़िए जरा 22.2, वो जो डीए साइन करेगा उसका मतलब है कि मैंने चेक कर लिया है, बस। पढ़िए जरा 22.2। सर इसमें कह रहा था डिविजनल अकाउंटेंट शुड एक्सरसाइज ए सिमिलर चेक फ्रॉम डे टू डे इन रिगार्ड टू द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड डायरेक्ट इन द कैश एंड स्टॉक अकाउंट ऑफ द डिविजनल ऑफिस। अगला पैराग्राफ बोल रहा है, यस, द डिविजनल अकाउंटेंट शुड अफिक्स हिज डेटेड इनिशियल्स आफ्टर द लास्ट एंट्री ऑफ द डेज ट्रांजैक्शन इन द डिविजनल कैश बुक और स्टॉक अकाउंट्स इन टोकन ऑफ चेक। बस वो चेक करता है क्या? केवल और केवल कैलकुलेशन चेक करता है, क्लासिफिकेशन चेक करता है, समझे, कि वो सही है कि नहीं है। पर वो वेरिफिकेशन नहीं करता है, कैश का वेरिफिकेशन कि एक्चुअल में उतना कैश आया है कि नहीं। वो साइन करता है कौन? डिविजनल ऑफिसर। कैश जो आ गया है डिविजनल ऑफिसर ने साइन कर दिया है, उसका टोटल लिंक सही है कि नहीं है, ये चेक करने का काम है डिविजनल अकाउंटेंट का। क्लियर हुआ? हाँ सर। है ना। चलिए फिर, दिस इज द एंड ऑफ द टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी। आज आप लोगों का प्रेजेंस और आप लोगों का जो एंथुजियाज्म था बहुत मार्वेलस था, बहुत अच्छा लगा। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। बाकी 2-3 हफ्ते से तो ऐसा सोते सोते बीता कि पता नहीं चला। अच्छा लगा आप लोगों को? यस सर, यस सर। ठीक है, ठीक है, बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।